everyone, welcome back to the channel. मॉनेटरी अप्रोच फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर कैसे वर्कआउट करता है हमने वो देखा. मनी सप्लाई ज़्यादा हो तो क्या हो जाता है, डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है. मनी डिमांड ज़्यादा हो तो क्या होता है, एक्सेस मनी सप्लाई हो या एक्सेस मनी डिमांड हो, अकॉर्डिंगली डेफिसिट बीओपी में होता है कि सरप्लस बीओपी में होता है. वो हमने चीज़ें फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर समझी. अब हम मॉनेटरी अप्रोच टू एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन जो है वो हम देखेंगे. इन सेक्शन 14.3a we define the exchange rate as domestic currency price of a unit of foreign currency. हमने जब 14 चैप्टर कवर किया था तब एक्सचेंज रेट का मतलब क्या बोला था कि डोमेस्टिक प्राइस कितना होगा या डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस कितना होगा फॉर अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. यानी $1 is equals to how many pounds या how many rupees ऐसे. With dollar as domestic currency and euro as the foreign currency, exchange rate was defined as number of dollars per euro. तो number of domestic currency required for per foreign currency. अगर हम इंडिया एंड यूएस की बात करें तो नंबर ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड फॉर पर डॉलर. तो यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी उनकी डॉलर है तो पर यूरो के लिए कितना डॉलर रिक्वायर्ड है वो देखेंगे. वो होगा एक्सचेंज रेट. और R इज इक्वल्स टू डॉलर पर यूरो. फॉर एग्जाम्पल इफ R इज $1 per euro, दिस मीन्स $1 इज रिक्वायर्ड टू परचेज 1 euro. Or R is $1.20 per euro, it would take $1.20 to get 1 euro. अगर अब रुपीस के टर्म्स में मैं एक एग्जांपल दूं तो $1 अगर या ऐसे लिखा जाता है ₹60 पर डॉलर, तो इसका मतलब है 160 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू परचेज $1. rupees 80 per dollar. 80 rupees is required to purchase $1. If markets are competitive and if there are no tariff, markets are competitive का मतलब हमने समझ लिया है. टैरिफ नहीं है, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. टैरिफ भी हमने पूरे चैप्टर किया है. टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी इन शॉर्ट वो कह रहे कि कोई बैरियर्स नहीं है ट्रेड में, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है और अदर ऑब्स्ट्रक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है. देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वन प्राइस, यानी अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर थियोरी. एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर थियोरी क्या था? R इज इक्वल्स टू P अपॉन P स्टार, प्राइस इन द डोमेस्टिक करेंसी अपॉन प्राइस इन द फॉरेन करेंसी. करेक्ट. अगर आपने एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर थ्योरी नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाके दिस इज चैप्टर 15 के प्लेलिस्ट में जाके या चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वन प्राइस postulated by purchasing power parity theory, the price of the commodity must be same in US and European Union. कैसे वो सेम हो जाएगा? आर्बिट्राज के थ्रू. वो भी हमने उस वीडियो में कवर किया है. तो प्राइस जो है वो सेम होना चाहिए. प्राइस सेम होना चाहिए इसके मतलब ये नहीं है कि 4 इधर है तो 4 उधर. नंबर्स के तौर पे इक्वल नहीं होना चाहिए. बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए. That is, if the price of the X commodity in dollar terms should be equal to the exchange rate multiplied by the price of the X commodity in the euro term. For example, if price of unit of commodity X, एक unit X commodity की यूरो टर्म्स में वो 1 euro है इन यूरोपियन यूनियन एंड एक्सचेंज रेट जो है वो 1.20 है $1.20 पर यूरो है. देन प्राइस ऑफ एक्स यूएस में कितना होना चाहिए? 1.20 होना चाहिए. द सेम इज ट्रू फॉर एवरी अदर ट्रेडेड कमोडिटी फॉर ऑल कमोडिटीज टुगेदर. अगर हम समझे
लेट्स से इन यूएस एंड इंडिया के टर्म्स में कोई कमोडिटी अगर $1 में मिलती है और एक्सचेंज रेट जो है वो एक्सचेंज रेट है 60 रुपीज पर डॉलर, तो इंडिया में वही कमोडिटी कितने की होना चाहिए, वो होनी चाहिए 60 रुपीज की। क्या मैंने बोला $1 तो ₹1 का होना चाहिए? नहीं, जितने का एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से प्राइस होना चाहिए। दिस मीन्स वन प्राइस, लॉ ऑफ वन प्राइस, दैट इज price in the domestic currency is equals to the exchange rate multiplied by the price in the foreign currency। इसी वाले फॉर्मूला को रीअरेंज करके लिखा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। तो exchange rate is equals to price in domestic currency upon price in foreign currency, where R is the exchange rate, P is the index of dollar price, यानी domestic currency का price index, index is एक ही करेंसी नहीं, एक ही कमोडिटी नहीं, काफी कमोडिटीज होती है तो उनका प्राइस इंडेक्स होता है। इन यूएस डोमेस्टिक करेंसी एंड पी स्टार इज द इंडेक्स ऑफ यूरो प्राइसेस इन फॉरेन कंट्री। We can show how exchange rate between the dollar and euro is determined according to monetary approach by starting with the nominal demand for money function of US। यूएस का नॉमिनल डिमांड फॉर मनी ये है एंड यूरोपियन यूनियन का नॉमिनल डिमांड फॉर मनी ये होगा। मनी डिमांड का फंक्शन हमने मॉनेटरी अप्रोच वाले जो वीडियो कवर किया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर। तो ये उसका इक्वेशन है MD इज इक्वल्स टू KPY, where K is the desired ratio of nominal money balances, nominal cash in the economy to nominal national income. National PY is nothing but nominal national income in the US. So ये सारा US domestic country का है, ये सारा foreign country का है। P is the price level in US and Y is the real output in US. While asterisk symbol have same meaning for EMU, यानी ये जो asterisk symbol है वो US यानी foreign country के लिए है। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मनी डिमांड, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, मनी डिमांड विल बी इक्वल टू मनी सप्लाई, करेक्ट। और मनी डिमांड का इक्वेशन क्या है, मनी डिमांड का इक्वेशन है KPY, तो ऑब्वियसली KPY विल बी इक्वल टू मनी सप्लाई, करेक्ट। तो इक्विलिब्रियम पे द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, दैट इज MD इज इक्वल्स टू MS, एंड फॉरेन कंट्री में MD स्टार इज इक्वल्स टू MS स्टार। सब्स्टिट्यूटिंग MS फॉर MD एंड MS स्टार फॉर MD इन इक्वेशन 15.3, यानी इस इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा, MS ये मिलेगा, MS स्टार जो है वो मिलेगा K स्टार, P स्टार, Y star, correct, and dividing the resulting EMU function by US function, यानी foreign country का money supply divided by the domestic country का money supply। तो हमें इस तरीके का equation कुछ मिलेगा। By dividing both the sides of equation 15.5 by P star upon P and M star S upon MS we get, तो अगर आप, let me just remove everything, हाँ, when you divide both side by P star upon P, अगर आप P star upon P से डिवाइड करें एंड M star upon MS से, M star S upon MS से डिवाइड करें, तो आपको कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। लेट्स जस्ट ट्राई कि वी आर डिवाइडिंग इनटू M, हाँ करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो आई विल राइट इट डाउन ओवर अ पेज।
हमारे पास क्या था, ms स्टार अपॉन ms इज इक्वल्स टू k स्टार p स्टार y स्टार अपॉन k p y, dividing with p star upon p, ms star upon ms. So you are dividing with p star upon p into ms star upon ms. When you do this, तो इसका मतलब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ऑलरेडी इट वाज ms star upon ms star upon ms, dividing this with p star upon p into ms star upon ms. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यू आर लेफ्ट विथ न्यूमरेटर में 1 अपॉन p स्टार अपॉन p. व्हेन यू टेक दिस तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय p स्टार अपॉन p, 1 इंटू, जब हम इंटू करते हैं डिवीजन का तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है नेक्स्ट फ्रैक्शन का. तो ये हो जाएगा p अपॉन p स्टार विच इज नथिंग बट p अपॉन p स्टार. तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में p अपॉन p स्टार बचा. यस, लेफ्ट हैंड साइड में p अपॉन p स्टार मिल गया. अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड में क्या था, k स्टार p स्टार y स्टार upon k p y, the whole thing divided by p star divided by p into m star, ms star divided by ms. ठीक है, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे. लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस. डायरेक्टली रेसिप्रोकल लेते हैं. k स्टार, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग स्टार आई एम जस्ट राइटिंग डैश, तो मेरे लिए वो इजी हो जाए. p स्टार y स्टार अपॉन k p y डिवाइडेड बाय p डैश m डैश, मल्टीप्लाई में डायरेक्टली कर रही हूँ, अपॉन p m. ms है, डैश इज नथिंग बट द स्टार. मैं पूरा स्टार करने नहीं बैठ रही. k डैश p डैश y डैश अपॉन k p y इन टू रेसिप्रोकल हो जाएगा p ms अपॉन p डैश ms डैश. यहाँ का p और यहाँ का p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का p और यहाँ का p कैंसिल हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विथ k डैश y डैश ms, यानी k स्टार y स्टार ms एंड ky ms डैश. लेट्स चेक. ms k स्टार y स्टार अपॉन ms स्टार ky, यही हमें मिला है राइट हैंड साइड पे. इसका मतलब क्या है, बट सिंस, अब एक और चीज है, हमें ये पता चला p अपॉन p स्टार क्या है. p अपॉन p स्टार इज नथिंग बट आवर एक्सचेंज रेट. एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी, एक्सचेंज रेट इज p अपॉन p स्टार. तो p अपॉन p स्टार लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एक्सचेंज रेट. Exchange rate is nothing but it is equals to this formula. तो मॉनेटरी अप्रोच के बेसिस पे एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू दिस. इसका मतलब क्या, सिंस k स्टार एंड y स्टार इन EMU एंड KY आर इन US, यानी k स्टार y स्टार फॉरेन कंट्री का है, k एंड y डोमेस्टिक कंट्री का है, आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट. KY जो होता है वो अज्यूम करते हैं हम कांस्टेंट है. अब ये क्यों कांस्टेंट है, क्या रिलेशन है, वो मॉनेटरी अप्रोच फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हम लोग ने मनी डिमांड का इक्वेशन, मनी सप्लाई का इक्वेशन समझा था, वहां पे आप जाके देख सकते हो. तो k एंड y कांस्टेंट होता है, r इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज मनी सप्लाई, यानी ms एंड ms स्टार रिमेन्स अनचेंज्ड. तो एक्सचेंज रेट पे कांस्टेंट होगा. k एंड y कांस्टेंट है, ky या ky स्टार, k स्टार y स्टार कांस्टेंट है. तो r तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक मनी सप्लाई में चेंज नहीं आता, चाहे वो फॉरेन कंट्री का हो चाहे वो डोमेस्टिक कंट्री का हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ k स्टार y स्टार अपॉन ky, अगर मैं उसको सेपरेटली लिखूं,
यानी ये हमें R मिला है, R इज इक्वल्स टू K स्टार Y स्टार अपॉन KY इंटू MS अपॉन MS स्टार, करेक्ट। ये हमारा इक्वेशन मिला है। लेट मी जस्ट चेक, यस। अगर हम MS को बाहर ले और MS स्टार को बाहर ले तो ये हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा, इस तरीके का इक्वेशन। अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और वो गिवन है, व्हाट इज इट, 0.3। अगर ये 0.3 गिवन है तो इफ देयर इज चेंज इन एनी ऑफ दिस थिंग, ये दोनों में से किसी में चेंज आएगा तो R में चेंज आएगा। एंड MS by MS स्टार इज 4, MS by MS स्टार, अगर ये पूरा टर्म 4 है तो 0.3 इंटू 4 which will give me 3 by 10 into 4 which is 2 2s are 2, 5s are 10, this gives me 6 by 5, 1.5. So exchange rate is 1.5, that is $1.5 या 1.2, हाँ 10 ना 2, so this becomes 2, 5 की टेबल लग रही है तो this becomes 2, करेक्ट। तो 1.20 dollars for 1 euro. In addition, changes in the R are proportional to changes in money supply. अच्छा, एक और चीज, क्योंकि एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला ये है या ये है, तो ये तो कांस्टेंट है, लेट्स टेक 0.3 कांस्टेंट है, तो एक्सचेंज रेट जो है वो डिनोमिनेटर में अगर चेंज आता है उससे इनवर्सली रिलेटेड होगा। यानी इफ देयर इज अ चेंज इन मनी सप्लाई इन द फॉरेन कंट्री तो उससे इनवर्सली रिलेटेड होगा। यानी मनी सप्लाई फॉरेन कंट्री में बढ़ रहा है तो एक्सचेंज रेट कम होगा, मनी सप्लाई फॉरेन कंट्री में कम हो रहा है तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई इन डोमेस्टिक कंट्री। अगर डोमेस्टिक कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ रहा है एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जो कि हमने देखा डेप्रिसिएशन हो रहा है, और जब मनी सप्लाई कम हो रहा है एक्सचेंज रेट कम होगा जो कि एप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मनी सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई ऑफ द फॉरेन कंट्री। For example, if MS, that is domestic currency, domestic country का money supply increases by 10% in relation to money supply of the foreign country, exchange rate will rise या increase, that is dollar will depreciate, exchange rate बढ़ेगा यानी dollar depreciate हो रहा है by 10% and so on. Several important things need to be noted with respect to equation. अच्छा, ये हमने equation देख लिया, अब इससे इम्पॉर्टेंट चीजें आपको समझ रही है। क्या इम्पॉर्टेंट चीज है? फर्स्ट, ये जो थियोरी है, ये जो इक्वेशन हमें मिल रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है परचेसिंग पावर पैरिटी की थियोरी में, करेक्ट। P अपॉन P स्टार इज इक्वल्स टू R, वो परचेसिंग पावर पैरिटी की थियोरी देती है। कौन सी? एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी की थियोरी देती है। So it is depending on purchasing power parity theory and law of one price, जो कि absolute purchasing power parity है। Second thing, अगर वो theory आप consider नहीं कर रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते P upon P star is equals to R, तभी होता है जब वो theory ने ये equation दिया है। Second, equation 15.7 was derived from demand for nominal money balances and equation 15.3 which does not include interest rate. अच्छा, दूसरी चीज मनी डिमांड का जो हमने इक्वेशन देखा था, हमने जब मनी डिमांड का इक्वेशन भी समझा था हमने उसमें इंटरेस्ट रेट को इंक्लूड नहीं किया था। तो ये भी थ्योरी जब आप बात करते हो मॉनेटरी अप्रोच टू एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का जो फॉर्मूला मिला है उसमें आप इंटरेस्ट रेट कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। The relationship between interest rate and exchange rate is examined in 15.3D. There is a relationship between interest rate and exchange rate. Obviously, interest rate बढ़ेगा तो exchange rate में effect आएगा, interest rate कम होगा तो exchange rate पे effect आएगा। हर चीज का effect exchange rate पे आता है, लेकिन जब मनी डिमांड का फंक्शन हमने देखा था वहां पे हमने अज्यूम किया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अफेक्ट, उसका इफेक्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है। तो इस वजह से हम
इस भी ये मॉनेटरी अप्रोच जो हमें एक्सचेंज रेट का इक्वेशन मिला है मॉनेटरी अप्रोच के बेसिस पे हम इंटरेस्ट रेट कंसिडर नहीं कर रहे, तो इंटरेस्ट रेट का जो इफेक्ट है वो हम 15.D में कंसिडर करेंगे। Third, the exchange rate adjusts to clear money market in each country without any flow or change in reserves. यहाँ पे थर्ड अजम्पशन या थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हम क्या ले रहे हैं, हम मॉनेटरी अप्रोच एक्सचेंज रेट का देख रहे हैं। तो कुछ भी मनी सप्लाई में चेंज आया, इक्वेशन से क्या पता चला हमें कि अगर मनी सप्लाई फॉरेन कंट्री में चेंज हो रहा है तो एक्सचेंज रेट खुद ही बढ़ जाएगा, तो खुद ही क्लियर कर रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है, जो हो रहा है, तो मनी सप्लाई अगर चेंज हो रहा है तो एक्सचेंज रेट खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट एडजस्ट इटसेल्फ टू क्लियर द मनी मार्केट इन ईच कंट्री। रिजर्व्स को फ्लो करने की यानी इंटरनेशनल रिजर्व्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। Thus, for a small country, the PPP theory determines the price level under fixed exchange rate and exchange rate under flexible rate. तो PPP theory क्या देती है, प्राइस लेवल बताती है स्मॉल कंट्री के लिए, उनके कंट्री के लिए, एंड वही थियोरी पीपीपी थियोरी जो है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। केस स्टडी दी गई है, यू कैन रीड द केस स्टडी क्या है। लेटर ऑन इज देयर एनीथिंग, हाँ, एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड एक्सचेंज रेट, यानी इंटरेस्ट रेट कैसे एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स।